नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। ये वक्त है जनता मांगे जवाब का। छत्तीसगढ़ की आज बात करेंगे, जहां विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर संकल्प थीम के साथ विकास का रोडमैप रखा। बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई। वही 18 वर्ष पूरे होने पर बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे और 5 शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम भी बनाए जाएंगे। रायपुर में 200 बिस्तर वाले अस्पताल, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में जिला अस्पताल और 15 नए थाने खोले जाएंगे। ई वाहनों में सब्सिडी दी जाएगी और नया रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी स्थापित होगी और कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा शुरू की जाएगी और अबूझमाड़, जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी बसाए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा 22,000 करोड़ की राशि मिली है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। अब ये तमाम वो चीजें थी जो आज ओपी चौधरी ने बजट पेश करते हुए बातें रखी हैं। इस पर विपक्ष के सवाल भी उठने लगे हैं। बजट को लेकर लगातार तमाम बयान राजनीतिक गलियारों में, लेकिन सीएम विष्णुदेव साय ने इस बजट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, पहले वो आप सुन लीजिए। हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने पर यकीन रखती है। इसके लिए हमने 5 मुख्यमंत्री मिशन बनाए गए हैं, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, दूसरा मुख्यमंत्री एआई मिशन, तीसरा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, चौथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन एवं 5वां मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन है, जिसके माध्यम से प्रदेश के विकास को नई दिशा, नई धार और नई रफ्तार दी जाएगी। स्कूल शिक्षा जैसे बुनियादी महत्व के विषयों पर हमने 13.5% बजट प्रावधान रखा है, जो सर्वाधिक है। बस्तर के अबूझमाड़ और जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी हम बना रहे हैं। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार के लिए बजट प्रावधान किया गया है। हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी है और आज जिस तरह से बजट प्रस्तुत किया गया है 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट है, किस तरह से छत्तीसगढ़ के विकास में नए सोपान गढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ में समावेशी विकास को दृष्टिगत रखते हुए एक संकल्प के थीम पर बजट प्रस्तुत किया गया है। आने वाले समय में बस्तर में जो परिवर्तन आने वाला है, 31 मार्च 2026 के बाद जब बस्तर से सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा, तब वहां पर किस तरीके से विकास की गाथा लिखी जानी चाहिए, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, इस पूरे विषय पर चिंतन किया गया है। साइबर थानों सहित विभिन्न प्रावधान भी किए गए। साइबर थाना तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ उज्जवल दीपक जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। अजय गंगवानी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गंगवानी जी, शुरुआत आपसे कर लेता हूं। हमने विपक्ष के रिएक्शंस इसलिए नहीं दिखाए कि जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो किसी और बयान की आवश्यकता नहीं होती, आप बड़े प्रमाण के साथ आते हैं। उज्जवल जी भी मुस्कुरा रहे हैं, यानी ये बात उनको भी बखूबी पता है। उज्जवल जी, आपने तो आज बजट पेश कर दिया, लेकिन गंगवानी जी के क्या रिएक्शन है उसको ले लेते हैं। क्या लग रहा है, संकल्प ज्ञान गति के बाद अब ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से देख रहे हैं विपक्ष के नाते? गंगवानी जी देखिए ओझा जी, सबसे महत्वपूर्ण है, हर बार के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी एक नया जुमला लेके पेश होते हैं। पहला बजट जब पेश किया तो ज्ञान की बात की, 4 वर्गों को फायदे की बात की, लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से अधूरे ज्ञान का हर्जाना छत्तीसगढ़ की आम जनता ने भुगता। फिर दूसरे बजट में एक नया जुमला लेके आया, गति। इस गति से जो वित्तीय कुप्रबंधन था, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की दुर्गति हुई। इसके प्रमाण छत्तीसगढ़ की आम जनता है, यहाँ के किसान है, महिला है, युवा है, आदिवासी है। और इस बार के बजट का नया जुमला है संकल्प। ये संकल्प जो है स्पष्ट रूप से दिखता है कि कारपोरेट जगत के सामने नतमस्तक होने का, उनको सीधा फायदा पहुंचाने का, ये सीधा सीधा साय सरकार का संकल्प है। किसी प्रकार से इस बजट में महत्वपूर्ण है, देखिए कि कोई बजट आता है तो यहाँ की आम जनता, किसान, युवा, महिला एक अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें लेके बैठता है कि इस बजट में कुछ होगा, उनके जेब में पैसा डालने का काम है तो गंगवानी जी, किसानों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है।
देखिए मैं कंप्लीट करूँ उधर एक आधो प्रश्न तो जोड़ लीजिए, मेरा निवेदन है। नहीं मैं प्रश्न जोड़ ही लेता हूं। महिलाओं के लिए भी आप कहेंगे तो मैं डेटा रख दूंगा। हालांकि बजट सत्र में अगर आपने देखा होगा तो सारे डेटा रखे, ओपी चौधरी ने भी, उज्जवल जी भी अभी कुछ डेटा रख देंगे। आपके अपेक्षाओं पर यह बजट खरा नहीं उतरा, क्या ये माना जाए? मैं देखिए 5 चीजें आपके महत्वपूर्ण चैनल को उदाहरण कर दूं। देखिए 500 रुपए में सिलेंडर की बात की थी, 36 लाख कनेक्शन है, 1620 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। 5 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, 5 राज्यों में महिलाओं के साथ ठगने के बाद फिर इस बार के बजट में भी महिलाओं के लिए 500 में सिलेंडर की व्यवस्था है क्या? पहली बात। दूसरी बात है, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र कुनकुरी में पिछले बजट में भी मेडिकल कॉलेज के प्रावधान की बात की गई थी, क्या एक भी नींव का पत्थर डाला गया? फिर इस बार 4 जो है मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई। नालंदा परिसर की घोषणा पिछले बजट में की गई थी ओझा जी। 17 नालंदा परिसर का दावा किया गया था, एकमात्र नालंदा परिसर माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी के गृह क्षेत्र रायगढ़ में खुला। पहले से ही 16 नालंदा परिसर बाकी है, इस बार नए 5 नालंदा परिसर की बात की गई। पिछले बजट में मेट्रो की बात की गई थी, 1 साल में क्या मेट्रो की चर्चा सुनी, क्या कोई कार्रवाई आगे बढ़ी? फिर से मेट्रो का है जुमलेबाजी करके सर्वे का दावा किया गया है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, मेहतारी सदन का दावा पिछले बार भी किया गया था, कितने मेहतारी सदन बने? मेरे भाजपा के प्रवक्ता मुझसे बता दें। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, बड़ी बड़ी घोषणाएं, दावे करना अलग बात है, धरातल में उतारने की बात है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, मोदी गारंटी के नाम पे क्या महिलाओं को 500 सिलेंडर की व्यवस्था है? क्या 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का कोई ब्लूप्रिंट दिखता है? क्या 4 लाख जो कर्मचारी हैं, 100 दिन में नियमित कर्मचारी को नियमित करने का वादा किया गया था, क्या कोई बजट प्रावधान किया गया? 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का दावा है, कितने बजट प्रावधान है बता दीजिए। मेहतारी वंदन में 8,200 करोड़ रुपए लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अन्य मेहतारी जो छूट चुकी हैं उनको योगदान जोड़ा जाएगा, लेकिन जो बजट से दिखता है कि आगे इसमें कोई गुंजाइश नहीं दिखती। तो मैं फिर उससे कहना चाह रहा हूँ, बड़े बड़े दावे, घोषणाएं और जुमलेबाजी है, लेकिन धरातल में 2 साल से लगातार छत्तीसगढ़ की जो आम जनता है, महिला है, किसान है, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और फिर से ये वादा खिलाफ, आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं ठीक है गंगवानी जी, कि आपकी बात आ गई है। उज्जवल जी आपको कब से सुन रहे हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। उज्जवल जी क्या कुछ कहेंगे जो बात गंगवानी जी कह रहे हैं? क्या जनता के हित में ये बजट है या संकल्प भी विकल्प बन के रह जाएगा? क्योंकि गति को ये दुर्गति कह रहे हैं, ज्ञान को अज्ञान कह रहे हैं। अब तस्वीरें कितनी बदली हैं, आप ही बेहतर तरीके से समझाइए, और आगे कितनी बदलेंगी? क्योंकि संकल्प में पी फॉर जब आप पॉलिसी से परिणाम तक की बात करते हैं तो धरातल पर चीजें उतरनी चाहिए। और चरणदास महंत जिसे आप विकास का जाल कह रहे हैं, उसे माया जाल कह रहे हैं। उज्जवल जी देखिए, आपने कहा कांग्रेस पार्टी की अपेक्षा पे हम खरे नहीं उतरते। कांग्रेस पार्टी की जो अपेक्षा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं, वो वाली अपेक्षा तो देश की जनता और हम पूरी नहीं होने देंगे। बाकी जो चीजें इस पर बात हो सकती है, ये कह रहे थे अज्ञान, तो शायद अज्ञान ही कांग्रेस पार्टी है। दुर्गति की बात कर रहे थे, दुर्गति कांग्रेस पार्टी की हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में पंचायत से लेकर ऊपर पार्लियामेंट तक कांग्रेस दुर्गति के दौर से गुजर रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। तो ये सही बोल रहे हैं, दुर्गति हो चुकी है, अज्ञानता है। और अब तो संकल्प ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब सोचिए क्या होगा। संकल्प लिया है, देश विरोधी जो ताकतें हैं, जो राज्य विरोधी ताकतें हैं, जो बस्तर के विकास से चिढ़ते हैं, उनको इस देश से नेस्ता नबूद करना। एक बात बोलना चाहूंगा मैं, नॉन पॉलिटिकल बात। ये कहते हैं पूंजीपति, उद्योगपति, ये गुनाह कब से हो गया? पूंजीपति और उद्योगपति होना। आपका चैनल है, किसी उद्योगपति का ही है, किसी पूंजीपति का ही है। बिल्कुल, हम सब काम करते हैं, हम सब, मैं भी कॉर्पोरेट में काम करता था। ये गुनाह कब से हो गया? क्या वारंटी है क्या इन लोग? क्या उनको पुलिस पकड़ने के लिए अपराधी है क्या? टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी पटा रहे हैं, हमारा आपका काम चल रहा है। कांग्रेस का बस चले तो सारी जमीन रॉबर्ट वाड्रा को दे दे बस्तर में। इसी बात की तकलीफ है क्या? उद्योगपति आके निवेश नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उद्योगपति होते इसलिए हम जापान तक जाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जापान गए थे उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए। तो अपराध कब से हो गया? ये क्वेश्चन मुझे पूछना है, जनरली पूछना है, ये किसकी बात करते हैं? दम तो ये ले ले, पर रॉबर्ट वाड्रा, ढेबर को, सूर्यकांत तिवारी, टुटेजा, सौम्य चौरसिया, इनको नहीं देंगे भाई कुछ उद्योग लगाने के लिए जमीनों में। कोई खनिज संपदा, कोई पर्यटन स्थल, कुछ नहीं। इस बात की गारंटी है। तीसरा, आप बजट की बात पे आते हैं। यही महत्वपूर्ण है, इसी पे बात कर लीजिए जी। पहले उनके आरोपों का जवाब दे रहा था, उल जलूल आरोप लगा रहे थे। हाँ ठीक है, बजट पे फिर मैं रविंद्र ब्रह्म जी से सारी चीजें समझूंगा जो भी आप लोग के आरोप। बैगा से लेकर मेट्रो ट्रेन तक आप ये विस्तार देखिए, विस्तृत है।
जो दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में हमारे बैगा भाई बंधु हैं, उनकी तक चिंता की गई है। महिलाओं के लिए पंजीयन शुल्क 50% किया गया है। 1.5 लाख रुपए 18 साल पूरे होने पर दिए जा रहे हैं बालिकाओं को, ताकि उनके पढ़ाई लिखाई, ग्रेजुएशन, शादी में काम आ सके। एक्सप्लोरेशन के लिए महिलाओं के लिए स्कीम लाई गई है। मां दंतेश्वरी, मां बमलेश्वरी, यहां से लेकर नई राजधानी तक बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए 33 करोड़ रुपए सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए। एक समय वो था जब पीएससी की नौकरियां बेची जाती थी। हमारा समय जब प्रतियोगी परीक्षाएं, मेरिट पे जो बच्चा पढ़ना चाहता है, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े हैं। एक बृहद परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए बृहद परीक्षा हॉल बनाने की प्लानिंग की गई है। नालंदा परिसर बनाने की बात की जा रही है। छोटी छोटी बातें हैं पर बड़े इंपैक्ट हम अवसर प्रोवाइड कर रहे हैं। सशक्त छत्तीसगढ़ में समृद्ध जीवन बिताने के लिए 2047 में विकसित भारत के संकल्प में हमारा जो छोटा सा योगदान रहेगा छत्तीसगढ़ का, चलिए ठीक है, 11.57 एक मिनट, हाँ, 11.57% इंक्रीज इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि नेशनल एवरेज से ज्यादा है। कृषि 12%, उद्योग 10.5% और सर्विसेज 13.5% की ग्रोथ हो रही है। हाँ, कल बात सर्वेक्षण पे हमने बात की थी। उज्ज्वल जी, बात आपकी आगे कुल मिला जुलाकर, लेकिन इस बजट को और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। आता हूं गंगवानी जी, उसके बाद हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, रविंद्र ब्रह्मे जी। रविंद्र जी, किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को? क्योंकि जब बजट को तैयार किया जाता है, आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे और समझाएंगे भी, बड़ा ही बैलेंस करके इस बजट को पेश करना होता है हर सेक्टर को लेकर। और एक चीज और होती है ना, इकोनॉमिक्स में एक शब्द है, शायद आप बेहतर समझे, डिमांड एंड सप्लाई। जनता के डिमांड के अकॉर्डिंग बजट एक तरीके से कहे तो सरकार की तरफ से सप्लाई चीजें हैं कि आप जनता को क्या, कितना, कहां चाहिए, उस अकॉर्डिंगली वो सप्लाई करती है सरकार। ये जो छत्तीसगढ़ का नया बजट है 2026-27 का, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या बैलेंसिंग है छत्तीसगढ़ के लिए? पहले तो अर्थशास्त्र के रूप में समझना जरूरी है कि आप जो विकास का जो इन्वायरमेंट है, विकास का जो पर्यावरण है, वो बना रखे। जब आपकी विकास होगी, ग्रोथ रेट होगा, तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, तभी आप उसको खर्च कर पाएंगे। तो जैसे है कि अभी बताया गया कि इस साल तो 11.5% विकास दर हुई छत्तीसगढ़ की, अच्छी रही। और अगले साल जो है उसके लिए रखा गया है कि 12%, अगले साल के लिए 12% है ग्रोथ रेट। तो 12% ग्रोथ रेट कैसे आएगी? इसके लिए जरूर बजट में जो आप देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी या आधारभूत संरचना, इन सब चीजों के लिए है चीजें। पर एक दूसरी बात की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। इस ये कहा गया, जैसे देखिए हम कोई कार चला रहे हैं और तेज गति से बढ़ाने के लिए आप एक्सीलरेटर दबाएंगे, परंतु ब्रेक से पैर हटाना जरूरी है जब कार आगे बढ़ेगी। तो ब्रेक क्या होता है कि आप यदि सुधार नहीं करेंगे, निवेश आकर्षित नहीं होगा, तो राज्य का विकास नहीं होगा। क्योंकि बजट में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो सुधारों को आगे बढ़ा रहे हैं। और सुधार का मतलब होता है कि आपके अंदर जो विकास की शक्तियां हैं, वो उनको आप जैसे किसी को आप पानी में जंजीर बांध के आप पानी में छोड़ देंगे तो वो टूट जाएगा। तो आप उसको जंजीर खोलिए, उसको जो है सुधारों को लागू करिए, लोगों को विकास करने के लिए अवसर प्रदान हो। तो यहाँ पे जो सुधार किए गए हैं, चाहे ग्रोथ इक्विटी फंड की बात की गई है, चाहे जो है आसान दर पे फंड उपलब्ध कराने के लिए एक संस्थान की बात कही गई है, और चाहे पेंशन जो है फंड की बात की गई है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो ये एक मैं कहूंगा कि जो रिफॉर्मिस्ट के माध्यम से भी ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरी एक बात और है, जब आप 2047 में विकसित छत्तीसगढ़ बढ़ाएंगे, आपकी जो है जीडीपी बढ़ के 17 लाख करोड़ हो जाएगी, जो अभी 6.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो इसका असर जो होगा वो पर्यावरण पे होगा। तो देखिए, ग्रोथ और पर्यावरण का एक तरीके से एक थोड़ा सा विरोधाभास भी है इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ एक नई बात कही गई है कि यहाँ पे कहा गया कि ये जो 1,72,000 करोड़ का बजट है, इसमें ग्रीन बजट की भी बात कही गई कि वो लगभग 14,500 करोड़ हम ऐसा पैसा खर्च कर रहे हैं। ग्रीन बजट का मतलब ये है कि जो आप रेवेन्यू प्राप्त कर रहे हैं या एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कितना क्लाइमेट फ्रेंडली है, कितना सस्टेनेबल है, जिसका भी ध्यान हमको लॉन्ग रन के लिए रखना पड़ेगा। तो ये मैं कहूंगा कि कुछ ये जो नवीन चीजें हैं, बाकी तो हम जानते हैं किस जो है केंद्रीय संकल्प के अंतर्गत क्या कहा गया, आधारभूत संरचना में कितना निवेश है, या हमारे यहाँ पूंजीगत जो व्यय है लगभग जो है जो 26,000 करोड़ का 26,500 करोड़ का पूंजीगत व्यय है,
जिसमें कनेक्टिविटी बढ़ाना है, सड़क, रेलवे और जो है मोबाइल टावर और एजुकेशन सिटी, इन सारी चीजों की बात तो है ही है। ये तो आपके मध्यम काल के उद्देश्य हैं जो आप चाह रहे हैं कि हम 30 तक जाके जीडीपी को दुगना कर दें, आपकी 5 लाख करोड़ की जीडीपी 10 लाख करोड़ की जीडीपी हो जाए। पर लॉन्ग रन के लिए आप जब तक रिफॉर्म तेजी से नहीं करेंगे, और ये इसलिए आप जानते हैं केंद्रीय बजट में भी जो है कहा था कि ये रिफॉर्म एक्सप्रेस रहा, यानी 250 रिफॉर्म उन्होंने किए, तो छत्तीसगढ़ उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और एक और बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, कि जब प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं तो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, पूरा हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए एक मॉनिटरिंग यूनिट यूनिट रहेगी। बहुत जरूरी है कि जब तक नहीं आप प्रोजेक्ट समय पे नहीं पूरे होंगे तो आपकी लागत बढ़ जाएगी, है ना। बिल्कुल, ये जो एक प्रोग्रेसिव, जिसको हम कहते हैं प्रगतिशील कदम, ये कदम जो कि आपको जो पावर्स हैं, जो इकोनॉमिक पावर्स हैं, उसको रिलीज करें, उसको छोड़े, उसको खुला छोड़ें, और वो विकास की गति जो है तेज हो। इस कारण शायद हम अभी 11.5 है, तो अगले बार 12 का जो उद्देश्य रखा गया है, तब जाकर उस लक्ष्य को हम पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र जी। चलिए गंगवानी जी, आपका रुख करता हूं। विपक्ष में होने के नाते सिर्फ ये कह देना कि आंकड़ेबाजी है, ये गति दुर्गति, ज्ञान अज्ञान और संकल्प विकल्प, तमाम बातें। कांग्रेस का इकोनॉमिक विजन क्या है? अगर मैं आपसे अभी पूछूं, कल भी मैं ये सुरेंद्र वर्मा जी से पूछ रहा था कि आप लोग सीधा सवाल तो उठाते हैं, सीधा कंस्ट्रक्टर नहीं, आप लोग कभी कभी डिस्ट्रक्टर के तौर पर नजर आने लगते हैं, हर मुद्दे पर सवाल, हर बजट पर सवाल, हर सर्वेक्षण पर सवाल। तो कांग्रेस का इकोनॉमिक विजन क्या है गंगवानी साहब? अगर मैं अभी सीधे लाइव डिबेट में आपसे पूछूं, कल भी मैंने यह सवाल किया था कि 3 पॉइंट्स आप बताइए उस इकोनॉमिक विजन से कांग्रेस, जो आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको इंक्लूड किया है, तब तो कुछ माना जाए कि हाँ, आपके विजन और उनके विजन, आपके संकल्प और उनके संकल्प में कुछ अंतर है। और 1-2 प्रश्नों को ऊर्जा जी जोड़ दीजिए, अगला 1.5 मिनट दीजिएगा बस। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, समाप्त करिए, फिर उज्जवल जी के पास जाता हूं। मैं आपको एक कंपेरिजन बताना चाह रहा हूँ। कांग्रेस की भूपेश सरकार ने 5 साल तक महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को लेकर काम किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की तारीफ की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोविड काल में भी मनरेगा में रोजगार देने में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे था। वनोपज खेती को हमने 600 गुना बढ़ाया। बस्तर की जनता को बेहतर मजबूत करने का काम किया। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। रेवेन्यू सरप्लस था 3500 करोड़ रुपए का भूपेश सरकार के बजट में, और यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट है। ये महत्वपूर्ण उदाहरण मैं स्पष्ट करूँ। दूसरा देखिए, बात राजनीतिक आरोप का नहीं, हम जो आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे मैंने तथ्य दिए, नीति तथ्य की बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपको अंडरलाइन कर दूं, ये वही भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल तक लगातार शराबबंदी पर राजनीति करती है। अभी जो आंकड़े आए, एक्साइज के रेवेन्यू में 10,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। मैं मेरे मित्र से पूछना चाहता हूं, पेट्रोल और डीजल के क्रूड ऑयल की कीमतों में 40% की कमी आई है। क्या माननीय केंद्र की मोदी सरकार का जो बजट आया, या वर्तमान में वित्त मंत्री ने जो तीसरा बजट पेश किया, क्या पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपए की भी कटौती की क्या आपने? अगर 1 रुपए की भी कटौती की गई होती तो महंगाई पे सीधा असर होता, आपके मेरे देश के आम जनता के बजट के सीधा फायदा मिलता। 36 लाख करोड़ रुपए, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ओझा जी, 36 लाख करोड़ रुपए 11 सालों में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज को वसूला जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 7,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की वृद्धि होती है। मतलब जल, जंगल, जमीन सब छत्तीसगढ़ का। उसके बाद 4 राज्यों में सप्लाई करने वाले छत्तीसगढ़ के आम जनता को पूरे देश में सबसे महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। मध्य प्रदेश में बिजली का जो रेट है 53 पैसा कम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, गंगवानी जी 2 मिनट अब खत्म होने वाले हैं, और कुछ है तो 30 सेकंड में बोलिए, फिर उज्जवल जी के पास जाऊं, समय हमारे पास कम है। आज दीपक जी ने एक बात अंडरलाइन की, पूंजीपति होना गुनाह है क्या? मैं तो पूछना चाहता हूं मेरे मित्र से कि इनके मित्र अडानी जी जब मोदी सरकार नहीं थी, पूरे वर्ल्ड में 609 नंबर पे थे। किसने देश के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया में जाके अपने पूंजीपति मित्र को खदानें दिलाई? किसने स्टेट बैंक की गारंटी दिलाई? आज अमेरिका जब केस दर्ज करता है तो यहाँ की मोदी सरकार उस पर जो है कार्रवाई करने का नैतिक साथ नहीं दिखा पाती। ये मैं पूछना चाहता हूं। ठीक है ना, सवाल अब हो गया गंगवानी जी। 2 मिनट आपको मैंने दिया, समय हमारे पास कम है, समय कम है। आखिरी स्टेटमेंट मुझे लेना उज्जवल जी से। उज्जवल जी, तमाम आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन मैं जरा सा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी जहां जहां आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जनता के साथ साथ विपक्ष को भी संतुष्ट करना एक जिम्मेदारी होती है सरकार की। गंगवानी जी को मैंने कभी नहीं देखा आप लोग संतुष्ट कर पाते हैं, चाहे डिबेट हो चाहे बजट से भी नहीं कर पा रहे, कैसे होगा दीपक जी? ये कोचिंग लेनी पड़ेगी 1 हफ्ते की। किसको? हमको, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जनता को समझ में आता है, महिलाओं को समझ में, युवाओं को, किसानों को समझ में आ जाता है
पर कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ताओं को ना तो केंद्रीय बजट समझ में आता है, ना तो राज्य का बजट समझ में आता है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात की मैं आपको बताता हूं। गंगवानी जी कहते हैं आबकारी विभाग का बजट 10,000 करोड़ के ऊपर हो गया है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इनके समय आवाज उज्जवल जी की नहीं पहुंच रही है। अभी आ रही मेरी आवाज? हाँ, अभी आगे जल्दी से कंप्लीट करिए उज्जवल जी, समय हमारे पास कम है। 1 मिनट में आक्रामक बल्लेबाजी करिए, सोचिए ओपनिंग करने आए हैं, बस समझिए इतना। देख, आबकारी विभाग के बजट की बात कर रहे थे गंगवानी जी को। 12,000 करोड़ है हमारा बजट, इनका बजट 5,000 करोड़ था। 7,000 करोड़ रुपए की अवैध शराब बेचती थी कांग्रेस पार्टी, जिसका पैसा राजकोष में जमा नहीं होता था। नहीं ऐसे नहीं, दिल्ली से कॉन्क्रीट आंकड़े रखने पड़ेंगे उज्जवल जी। ये आरोप जब आप लगाते हैं तो कॉन्क्रीट आंकड़े रख रहा हूं मैं आंकड़े रख रहा हूं। पड़ेंगे ऐसे नहीं। अवैध शराब का जो काम करती थी कांग्रेस पार्टी, वो राजकोष में नहीं जमा होता था, वो दिल्ली जाता था। अवैध शराब बिकती थी। गंगवानी जी भी कुछ कह रहे हैं। देखिए डेटा है ना, डेटा है। 2023 में 5,000 करोड़ का बजट, 5,500 करोड़ का। अभी कितने का बजट है? 12,000 करोड़ का। 7,000 करोड़ की दारू तो ज्यादा नहीं पीने लग गए ना लोग। ये तो बिकती थी शराब, इनकी नकली शराब पीते थे लोग, ये उन्होंने खुद ही बोला। अभी तो ये लोग, चलिए ठीक है गंगवानी जी, समय हमें इतना ही दे रहा। पक्ष विपक्ष की लड़ाई तो हर बजट के बाद, लेकिन इस पर अंतिम फैसला जनता का होता है। जनता जिस तरफ चाहेगी इस बजट को स्वीकार करेगी या उस पर अपनी मुहर लगाएगी। लेकिन बात जो रविंद्र जी ने कही है दीपक जी, उस पर भी ध्यान देने वाली बात है और उसको भी ध्यान में रखना होगा, तब जाकर छत्तीसगढ़ का सतत विकास होगा। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, उज्जवल जी आपका, गंगवानी जी आपका, रविंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।